नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। इसका नाम है द पॉलीमैथ, अनलॉकिंग द पावर ऑफ ह्यूमन वर्सेटैलिटी। हाँ, और ये किताब उन लोगों के बारे में है जो आप कह सकते हैं एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी लेते हैं। बिल्कुल, आज का हमारा मकसद भी यही है, इस किताब के जरिए ये समझना कि इंसानी काबिलियत की क्या वाकई कोई सीमा होती है, या फिर वो सीमा हमने खुद ही तो नहीं बना ली है। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है? माया एंजेलो का नाम जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? एक बहुत ही पावरफुल कवयित्री, एक लेखिका, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स जैसी मास्टरपीस की क्रिएटर। एग्जैक्टली और वो उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है भी। लेकिन ये किताब बताती है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अच्छा। हाँ, माया एंजेलो एक प्रोफेशनल कैलिप्सो डांसर भी थी। वाओ। उनके डांस टूर्स यूरोप तक जाते थे। ओके। वो एक टोनी अवार्ड नॉमिनेटेड एक्ट्रेस थी, उन्होंने हॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट की, वो एक ग्लोब ट्रॉटिंग जर्नलिस्ट थी। इतना कुछ। और वो फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, अरेबिक ऐसी कई भाषाएं बोल सकती थी। एक ही जिंदगी में इतना सब कुछ, ये सुनकर ही हैरानी होती है। और यहीं से मुझे लगता है ये किताब हमें पॉलीमैथ के आइडिया से मिलवाती है। बिल्कुल। तो पॉलीमैथ आखिर होता कौन है? हाँ, ये समझते हैं। जब हम पॉलीमैथ की बात करते हैं तो इतिहास का सबसे बड़ा नाम जो जहन में आता है वो है लियोनार्डो दा विंची का। हाँ, अ ट्रू रेनेसां मैन। उन्हें ओमो यूनिवर्सैले यानी यूनिवर्सल मैन कहा जाता था। और ये कोई एग्जैजुरेशन नहीं था। वो मोनालिसा बना रहे हैं तो साथ में ह्यूमन एनाटॉमी के डिटेल स्केचेस भी तैयार कर रहे हैं। वो फ्लाइंग मशीन्स भी डिजाइन कर रहे थे। फ्लाइंग मशीन्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, जियोलॉजी, शायद ही कोई ऐसी फील्ड थी जिसमें लियोनार्डो ने महारत हासिल न की हो। तो पॉलीमैथ सिर्फ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन नहीं है, ये तो मास्टर ऑफ मेनी वाली बात हो गई। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा फर्क है। एक पॉलीमैथ वो इंसान है जो बहुत सी अलग अलग, अक्सर अनरिलेटेड फील्ड्स में गहरी दिलचस्पी रखता है और उनमें कमाल का प्रदर्शन भी करता है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? उनकी असली ताकत इन अलग अलग स्किल्स में नहीं, बल्कि इन स्किल्स को जोड़ने की काबिलियत में होती है। वो अलग अलग दुनियाओं के बीच ऐसे कनेक्शंस, ऐसे पैटर्न्स देख पाते हैं जो एक स्पेशलिस्ट कभी नहीं देख सकता। लियोनार्डो का उदाहरण तो लाजवाब है, लेकिन वो इतने यूनिक थे कि ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन्हीं जैसे जीनियसेस के लिए बनाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और किताब इसका जवाब देती है। ये कॉन्सेप्ट लियोनार्डो से भी बहुत पुराना है। कितना पुराना? ये किताब हमें एंशंट इजिप्ट में ले जाती है, लगभग 4500 साल पहले, जहां इम्होटेप थे। इम्होटेप? मैंने इनका नाम सकारा के स्टेप पिरामिड के सिलसिले में सुना है। वो उसके आर्किटेक्ट थे, है ना? हाँ, वो दुनिया की पहली स्टोन बिल्डिंग के आर्किटेक्ट थे, लेकिन ये उनके कई टैलेंट्स में से सिर्फ एक था। और क्या थे वो? वो एक हाई प्रीस्ट थे, एक चांसलर थे, और सबसे बड़ी बात, वो एक बेहतरीन फिजिशियन भी थे। फिजिशियन उस जमाने में? हाँ, उन्होंने 200 से ज्यादा बीमारियों का इलाज ढूंढा था, वो भी तब जब मेडिसिन और मैजिक में ज्यादा फर्क नहीं समझा जाता था। ये तो कमाल है। तो ये मल्टी टैलेंटेड होने का आइडिया उस दौर में नॉर्मल था? बिल्कुल। किताब यही बताती है कि कई संस्कृतियों में ज्ञान को आज की तरह छोटे छोटे डिब्बों में बांटा नहीं जाता था। जैसे इस्लामिक गोल्डन एज को ही देख लीजिए। अल गजाली और इब्न सिना जैसे स्कॉलर्स थे। वो एक ही साथ फिजिशियन, पोएट, फिलोसोफर और थियोलॉजियन हुआ करते थे। मतलब उनके लिए सब अलग अलग विषय नहीं थे। नेचुरल कॉन्सेप्ट था। और किताब में चीन का भी जिक्र है, राइट? हाँ, संग डायनेस्टी चाइना में जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जिन्हें शिन कहा जाता था, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो रेनेसांस मैन की तरह हो। वो स्टेट्समैन होने के साथ साथ आर्टिस्ट्स, पोएट्स और साइंटिस्ट्स भी थे। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ज्यादातर मेल और यूरोपियन पॉलीमैथ्स का ही जिक्र मिलता है। हाँ, लियोनार्डो, गैलीलियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एग्जैक्टली। तो क्या ये किताब इस बायस पे कोई रोशनी डालती है? हाँ, और ये इस किताब का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। किताब साफ तौर पर कहती है कि इतिहास अक्सर उन लोगों ने लिखा है जो सत्ता में थे, और इसीलिए बहुत सी कहानियों को भुला दिया गया। बिल्कुल, जानबूझकर या अनजाने में। इसमें उन महिलाओं के योगदान के बारे में बताया गया है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे कि कोई उदाहरण? सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है हेडी लमार का। हेडी लमार, दी हॉलीवुड एक्ट्रेस। हाँ, 1940s में दुनिया उन्हें हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मानती थी। लेकिन पर्दे के पीछे वो एक ब्रिलियंट इन्वेंटर थी। इन्वेंटर? हाँ,
वर्ल्ड वॉर II के दौरान उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम को इन्वेंट किया था। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, ये क्या था? इसका मकसद था कि दुश्मन अमेरिकन टॉर्पीडोज के रेडियो सिग्नल्स को जैम ना कर सके। ये टेक्नोलॉजी ये तो आज भी इस्तेमाल होती है ना? बिल्कुल, यही टेक्नोलॉजी आज ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस का आधार है। सोचिए जिस तकनीक पर हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। एग्जैक्टली और उसकी नींव एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने रखी थी। लेकिन दशकों तक उनके इस कंट्रीब्यूशन को किसी ने नहीं माना। उनकी पहचान सिर्फ उनकी खूबसूरती तक सीमित कर दी गई। हाँ, एक और कहानी है एमिली डूश चटले की। ज्यादातर लोग उन्हें महान फिलोसोफर वोल्टेयर की प्रेमिका के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो खुद एक शानदार मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर थी। उन्होंने आइजैक न्यूटन के सबसे मुश्किल काम प्रिंसिपिया मैथमेटिका का फ्रेंच में अनुवाद किया। ओह वाव! और उस पर अपनी कमेंट्री लिखी, जो आज भी स्टैंडर्ड मानी जाती है। वोल्टेयर ने खुद उनके बारे में कहा था, क्या कहा था? वो एक महान आदमी थी जिनकी अकेली गलती ये थी कि वो एक औरत थी। ये लाइन कितना कुछ बताती है। और नॉन वेस्टर्न दुनिया के पॉलीमैथ्स के बारे में क्या? किताब इस बात पर भी जोर देती है कि इतिहास अक्सर यूरोसेंट्रिक रहा है। इसमें फिलीपींस के नेशनल हीरो होजे रिजाल का जिक्र है। होजे रिजाल, वो एक ही जिंदगी में एक अकॉम्प्लिश्ड फिजिशियन थे, एक आर्टिस्ट, एक उपन्यासकार, एक कवि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। एक इंसान में इतनी काबिलियत। एक मूर्तिकार और 20 से ज्यादा भाषाएं जानने वाले पॉलीग्लॉट थे। और उनकी हर काबिलियत का शायद एक मकसद था। बिल्कुल, उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से कमाए हुए पैसों से अपने पॉलिटिकल वर्क को फंड किया। उनके उपन्यासों ने कॉलोनियल सिस्टम की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उनकी हर स्किल स्पेनिश हुकूमत के खिलाफ एक हथियार थी। इसी तरह भारत से भी कोई उदाहरण है? हाँ, मोहम्मद इकबाल, जिन्हें पाकिस्तान का स्पिरिचुअल फादर और नेशनल पोएट माना जाता है। वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक कामयाब लॉयर थे, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए फिलोसोफर थे और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है। अगर पॉलीमैथ्स इतने जरूरी और अलग अलग संस्कृतियों में इतने आम थे, तो आज हम स्पेशलाइजेशन की दुनिया में क्यों जी रहे हैं? राइट। आज हम एक ही चीज में एक्सपर्ट बनने पर इतना जोर क्यों देते हैं? आप क्या करते हैं कि जवाब में हम एक ही प्रोफेशनल लेबल क्यों बताते हैं? इसका जवाब मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद के दौर में छिपा है। ज्ञान का एक विस्फोट हुआ। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इतनी नई जानकारी सामने आ रही थी कि किसी एक इंसान के लिए सब कुछ जानना नामुमकिन हो गया। तो इसे संभालने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया जिसे रिडक्शनिज्म कहते हैं। रिडक्शनिज्म यानी किसी भी बड़ी और मुश्किल चीज को समझने के लिए उसे उसके सबसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर देखना। बिल्कुल सही। और साइंस की दुनिया में ये तरीका बहुत कामयाब हुआ। लेकिन जब हमने इसी तरीके को इंसानी काबिलियत पर लागू किया तो साइड इफेक्ट्स हुए। और एडम स्मिथ के डिवीजन ऑफ लेबर के आइडिया ने इसे और बढ़ावा दिया होगा। एग्जैक्टली। एक फैक्ट्री में एक आदमी सिर्फ एक ही काम करेगा। इससे एफिशिएंसी तो बढ़ गई, लेकिन इंसान एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गया। और धीरे धीरे यही मॉडल हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर हावी हो गया। किताब में जैक नाम के एक लड़के की बहुत ही रिलेटेबल्स कहानी है। हाँ, जैक की कहानी। जैक स्कूल में आर्किटाइपल ऑलराउंडर था। हर सब्जेक्ट में अच्छा, आर्ट में कमाल का, स्पोर्ट्स टीम्स का कप्तान। हम सबने स्कूल में ऐसे किसी न किसी जैक को देखा है। हाँ, मुझे तो अपना एक दोस्त याद आ गया जो गिटार भी कमाल का बजाता था, डिबेट भी जीतता था और आज एक एक्सेल शीट में खोया हुआ। वही जैक की कहानी है। 10 साल बाद वो लंदन में एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एक हाइपर स्पेशलाइज्ड जॉब कर रहा है। क्या जॉब? डेरिवेटिव्स रिसर्चर फोकसिंग ऑन द लग्जरी गुड्स मार्केट। वाओ! सोचिए, उसकी सारी प्रतिभाएं, उसकी सारी क्यूरियोसिटी एक बहुत ही संकरे रास्ते में सिमट कर रह गईं। वो अपनी काबिलियत के समंदर में से सिर्फ एक बूंद का इस्तेमाल कर रहा है। और ये कहानी डरावनी इसलिए है क्योंकि ये आज का नॉर्म है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें इसी रास्ते पर धकेलता है। बिल्कुल। स्कूल में 10-12 विषय, फिर कॉलेज में 3-4, फिर एक डिग्री, फिर और ज्यादा स्पेशलाइज्ड मास्टर्स और आखिर में एक नीश जॉब। किताब इसे मल्टी पोटेंशियलिटी का संकट कहती है। हाँ, मल्टी पोटेंशियलिटी का मतलब है वो बच्चे जिनमें कई तरह की प्रतिभाएं और रुचियां होती हैं, लेकिन हमारा सिस्टम उन्हें बहुत जल्दी किसी एक चीज को चुनने के लिए मजबूर कर देता है। उनसे पूछा जाता है, बेटा बड़े होगे क्या बनोगे? जैसे कि वो सिर्फ एक ही चीज बन सकते हैं। इस दबाव में उनकी बाकी क्षमताएं दब जाती हैं। तो इन सब का आज के दौर में क्या मतलब है? स्पेशलाइजेशन में क्या वाकई कोई बुराई है? आखिर एक्सपर्ट्स की जरूरत तो हमेशा रहेगी।
बुराई नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक अधूरा मॉडल है। और यहीं पर ये किताब अपना सबसे मजबूत तर्क पेश करती है। और वो क्या है? किताब कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन टेक्निकल स्पेशलाइजेशन के किले को ढा देंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब मशीनें वो सारे काम कर लेंगी जिनके लिए आज एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। बहुत हद तक, हाँ। वो काम जो एक सेट पैटर्न पे आधारित हैं, जिनमें डीप टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, लेकिन क्रॉस डोमेन थिंकिंग की नहीं, वो ऑटोमेट हो जाएंगे। जैसे कि लीगल रिसर्च, मेडिकल डायग्नोसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, कोडिंग। एआई एक स्पेशलिस्ट का काम इंसान से बेहतर और तेजी से कर सकता है। तो सवाल उठता है कि तब इंसानों का मूल्य क्या होगा? What will be our value proposition? और जवाब है उन कामों में जो एआई नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जहां अलग-अलग फील्ड्स के ज्ञान को जोड़ने की जरूरत हो। क्रिएटिविटी में, नए आइडियाज बनाने में। एम्पैथी में? हाँ, एम्पैथी में। भविष्य में सबसे वैल्यूएबल इंसान वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि जानकारी तो एआई के पास भी होगी। एग्जैक्टली। सबसे वैल्यूएबल वो होगा जो उस जानकारी को यूनिक तरीकों से जोड़कर कुछ नया बना सके। हमें भविष्य के लिए तैयार होने का रास्ता बता रही है। ये कह रही है कि जिस स्पेशलाइजेशन को हम अब तक अपनी ताकत मानते आए हैं, वो आने वाले समय में हमारी कमजोरी बन सकती है। बिल्कुल। किताब इसके लिए आइज़िया बर्लिन की एक बहुत मशहूर एनालॉजी का इस्तेमाल करती है, द फॉक्स एंड द हेजहॉग। द फॉक्स एंड द हेजहॉग। हेजहॉग यानी सेही, एक जानवर है जो बस एक बड़ी चीज जानता है, खतरा महसूस होने पर खुद को एक गेंद में बदल लेना। वो अपने इस एक दांव का मास्टर है, वो एक स्पेशलिस्ट है। और फॉक्स यानी लोमड़ी। लोमड़ी बहुत सी छोटी छोटी चीजें जानती है, वो चालाक है, अडैप्ट कर सकती है, हर सिचुएशन के लिए उसके पास एक नई तरकीब होती है। वो एक जेनरलिस्ट, एक पॉलीमैथ है। तो अब तक की दुनिया हेजहॉग की थी। हाँ, इंडस्ट्रियल एज से लेकर अब तक हेजहॉग की दुनिया थी। एक फील्ड में डीप एक्सपर्टीज ही सफलता की गारंटी थी। लेकिन भविष्य फॉक्स का है। मतलब भविष्य उसका है जो अडैप्ट कर सकता है, जो लगातार नई चीजें सीख सकता है, जो होल ब्रेन थिंकिंग कर सकता है, यानी एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन और क्रिएटिव राइट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। भविष्य में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल होगा। प्रिसाइजली। तो द पॉलीमैथ सिर्फ कुछ महान ऐतिहासिक हस्तियों की कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक तरह का मैनिफेस्टो है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम सब में एक से ज्यादा प्रतिभाएं छिपी हैं। और उन्हें एक्सप्लोर करना कोई बचपना नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही। और किताब एक बहुत खूबसूरत बात कहती है कि हमें पॉलीमैथ बनना नहीं है, बल्कि पॉलीमैथ होने की अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौटना है। लौटना है। हाँ, सोचिए, हर बच्चा एक नेचुरल पॉलीमैथ होता है। वो पेंटिंग भी करता है, गाने भी गाता है, सवाल भी पूछता है, खिलौने भी तोड़कर देखता है कि अंदर क्या है। वो एक ही समय में ऑर्टिस्ट, सिंगर, साइंटिस्ट और इंजीनियर होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर समाज, स्कूल और माता पिता का दबाव उसे एक रास्ते पर धकेल देता है। तो ये बस उस बचपन की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखने और वर्सेटिलिटी को अपनाने की बात है। हाँ, और अपने अलग अलग शौक और अनुभवों को डिस्कनेक्टेड हॉबीज की तरह ना देखें, उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। अपने अनुभवों को एक दूसरे से जोड़ने की कला ही भविष्य में सबसे कीमती स्किल होगी। अंत में ये किताब एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, जिस पर सोचा जा सकता है। हम अपने आप को जो प्रोफेशनल लेबल्स देते हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्या ये हमारी असली पहचान है, या हमारी क्षमताओं को सीमित करने वाले अदृश्य पिंजरे? और अगर हम इन लेबल्स के बिना एक पल के लिए खुद के बारे